आप सभी का डीडी न्यूज के मॉर्निंग प्राइम टाइम नया सवेरा को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश से जुड़ी तमाम खबरें, जिसमें मुख्य तौर पर बात होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विदेश दौरे को लेकर। दरअसल आपको बता दें कि प्रधानमंत्री आज पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान क्या कुछ अहम चीजें होंगी उस पर हम नजर डालेंगे और साथ ही प्रधानमंत्री का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण है उस पर भी बात करेंगे। लेकिन इसके साथ ही अन्य तमाम खबरों का भी रुख करेंगे और इस अगले 1 घंटे में मेरे साथ स्टूडियो में मेरा साथ देंगी मेरी सहयोगी भावना। सुप्रभात भावना। सुप्रभात कृतिका। नया सवेरा के सभी दर्शकों को भी सुप्रभात। जिस तरीके से कृतिका ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज 21 से 23 अगस्त तक पोलैंड और यूक्रेन के दौरे पर रहेंगे। भारतवंशी लगातार जो है उनका बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम हैं जिसके प्रधानमंत्री जो होंगे वो शिरकत करेंगे। इसके अलावा आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जिस तरीके से 9 अगस्त को बेरहमी से जूनियर डॉक्टर का रेप और उसके बाद हत्या हुई, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने संज्ञान लिया है। आज भी देशव्यापी हड़ताल जारी है, उससे जुड़ी तमाम अपडेट आपको देंगे। साथ ही साथ रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो 5 दिवसीय अमेरिका दौरे पर हैं और इसके अलावा खबरें होंगी मॉनसून से जुड़ी हुई भी। शुरुआत करते हैं नया सवेरा की सुबह की सुर्खियों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलैंड और यूक्रेन की 3 दिवसीय विदेश यात्रा पर होंगे रवाना। किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की 45 साल में पोलैंड और 30 साल में यूक्रेन की होगी पहली यात्रा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अमेरिका के 5 दिवसीय दौरे पर होंगे रवाना। ऐतिहासिक MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन डील पर होगा फोकस। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज हिंसा मामले में बड़ी कार्रवाई। ड्यूटी में लापरवाही बरतने पर 3 पुलिस अधिकारी निलंबित। प्रदर्शन कर रहे डॉक्टर्स आज दिल्ली के सीबीआई दफ्तर से स्वास्थ्य मंत्रालय तक करेंगे मार्च। भारत के ह्यूमन रेटेड गगनयान रॉकेट का दिसंबर में होगा पहला परीक्षण। डीडी न्यूज से विशेष बातचीत में इसरो प्रमुख ने अंतरिक्ष मिशन की प्रगति की दी जानकारी। अंतर्राष्ट्रीय खबरों में बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनके सहयोगियों की बड़ी मुश्किलें। हत्या और अपहरण से जुड़े 9 और मामले दर्ज। नया सवेरा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा की। आपको बता दें कि पिछले 45 सालों में कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री पोलैंड नहीं गए हैं। ऐसे में पीएम मोदी की पोलैंड यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पोलैंड के 2 दिवसीय दौरे पर रवाना होंगे और पोलैंड दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी अपने पोलैंड के समकक्ष डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। प्रधानमंत्री 21 से 22 अगस्त तक पोलैंड की 2 दिवसीय राजकीय यात्रा पर रहेंगे। पीएम मोदी का ये दौरा कई मायनों में अहम साबित हो सकता है। ये पिछले 45 वर्षों में किसी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली पोलैंड यात्रा होगी। पोलैंड में प्रधानमंत्री मोदी का राजधानी वार्सा में औपचारिक स्वागत किया जाएगा, जहां पीएम मोदी पोलैंड के राष्ट्रपति आंद्रेज सेबेस्टियन डूडा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा पीएम मोदी पोलैंड के प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क के साथ द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। यहाँ पे पोलिश सरकार, पोलिश मीडिया, पोलिश लोगों में ऑलरेडी एक उत्साह का माहौल बन चुका है। सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट में फ्रंट पेज स्टोरी है ये कि मोदी जी आ रहे हैं। इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। पोलैंड यहाँ इस रीजन का एक बड़ा कंट्री है जो यूरोपियन यूनियन का एक इम्पोर्टेंट सदस्य है। तो डेफिनेटली हम दोनों की जो बातचीत होगी, प्रधानमंत्री जी की जो बातचीत होगी, उससे रिलेशनशिप को बहुत फायदा मिलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजधानी वार्सा में मोंटी कैसनो स्मारक का भी दौरा करेंगे। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान भारत के सैनिकों ने पोलैंड की सेना के साथ मिलकर मोंटी कैसनो की लड़ाई लड़ी थी और इसमें जीत हासिल की थी। इस लड़ाई में भारत के सैकड़ों सैनिकों की जान भी गई थी। प्रधानमंत्री मोदी इस स्मारक पर पहुंचकर सैनिकों को श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में कोल्हापुर के महाराजा के सम्मान में बने मेमोरियल का भी दौरा करेंगे।
दूसरे विश्व युद्ध के दौरान कोल्हापुर के महाराजा ने पोलैंड के 5000 निवासियों को कोल्हापुर में शरण देकर उनके खाने, रहने और पढ़ाई का इंतजाम किया था, जिसके बाद उनके सम्मान में पोलैंड की सरकार ने इस स्मारक का निर्माण कराया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय 5000 के करीब जो पोलैंड के निवासी थे उनको शरण दी थी कोल्हापुर महाराष्ट्र के महाराजा ने, जिनका नाम था श्रीमंत राजश्री छत्रपति साहू महाराज। यही कारण है कि आप देखें कि पोलैंड की सरकार ने उनके सम्मान में ये स्मारक बनाया है और यहाँ पर बाकायदा लिखा भी है कि थैंक्स टू द हॉस्पिटैलिटी ऑफ द प्रिंसिपलिटी ऑफ कोल्हापुर, और ये बताता है कि किस तरीके से पोलैंड वासियों की उन्होंने सेवा की। पीएम मोदी पोलैंड में व्यापार जगत समेत सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र से जुड़े महत्वपूर्ण लोगों से भी मिलेंगे। दशकों बाद भारतीय प्रधानमंत्री की पोलैंड की इस यात्रा से दोनों देशों के बीच विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ने की उम्मीद जताई जा रही है। इस दौरान दोनों देशों के बीच कई अहम समझौतों पर हस्ताक्षर भी होने की उम्मीद है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड में रहने वाले भारतीय समुदाय के लोगों से संवाद करेंगे। पोलैंड से नीरज सिंह की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यात्रा को लेकर पोलैंड के लोगों में भी काफी उत्साह का माहौल नजर आ रहा है और पोलैंड के सभी मीडिया संस्थानों ने प्रधानमंत्री की इस यात्रा को प्रमुखता से दिखाया है। डीडी न्यूज संवाददाता नीरज सिंह ने प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर पोलैंड में भारत की राजदूत नगमा मलिक से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनवाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पोलैंड की यात्रा पर आ रहे हैं। पोलैंड की उनकी ये यात्रा कितनी महत्वपूर्ण है, इस पर बात करने के लिए पोलैंड में भारत की राजदूत नगमा मलिक जी इस समय हमारे साथ हैं। मैडम, ये जो विजिट है वो कितनी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि 40 साल के बाद कोई प्रधानमंत्री पोलैंड आ रहा है? वाकई ये विजिट बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपने खुद ही देखा होगा या फील किया होगा कि यहाँ पे पोलिश सरकार, पोलिश मीडिया, पोलिश लोगों में ऑलरेडी एक उत्साह का माहौल बन चुका है। पीएम कल आएंगे, लेकिन आप देख रहे हैं कि सारे मीडिया में, इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट में फ्रंट पेज स्टोरी है ये कि मोदी जी आ रहे हैं। अगर आप देखें कि भारत और पोलैंड के बीच व्यापार जो लंबे समय से हुआ है और प्रधानमंत्री जब यहाँ पहुंचेंगे, किन किन इश्यूज पर बात हो सकती है, किन किन इश्यूज पर सहमति हो सकती है? पीएम साहब पोलिश इन्वेस्टर से मिलेंगे, उनकी इंटरेस्ट, उनकी जो जिज्ञासा है, उनके जो आइडियाज हैं कि आगे इंडिया में क्या करना है, कैसे करना है, उनसे भी वो वाकफियत लेंगे। और मुझे लगता है कि जो ट्रेड रिलेशंस बढ़ेंगे, एक डेफिनेटली एक बूस्ट मिलेगा और बहुत ही जल्द हम सोशल सिक्योरिटी एग्रीमेंट साइन करने वाले हैं। मैं समझती हूँ कि कम्युनिटी के लिए भी और हमारी आर्थिक रिलेशंस के लिए भी इस विजिट का आगे चल के बहुत अच्छा रोल रहेगा। अच्छा, प्रधानमंत्री की विजिट आप देखें तो किस तरह के कार्यक्रम रहेंगे, प्रधानमंत्री कहाँ कहाँ जाएंगे, इस पर अगर आप थोड़ा सा बता पाएं। जी, प्रधानमंत्री आने के बाद सबसे पहले वो जाएंगे उस मेमोरियल में जो जाम साहब ऑफ नवानगर जी का जो बहुत बड़ा रोल रहा है पोलिश लोगों के दिलो दिमाग में, जो उन्होंने काम किया उनके लिए, वहां अपना श्रद्धांजलि अर्पण करने जाएंगे। पीएम फिर उसके बाद बैटल ऑफ मॉन्टे कैसीनो मेमोरियल भी जाएंगे। वहां पे ये बैटल्स वो हैं जो इटली में 1940s में अगेन सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान वहाँ लड़ाई हुई थी और इंडियन और पोलिश सिपाहियों ने साथ साथ ये जंग लड़ी थी। पीएम के विजिट के दूसरे दिन वो जाएंगे और मिलेंगे प्राइम मिनिस्टर डोनाल्ड टस्क से। हमारे पीएम मिलेंगे प्रेसिडेंट आंद्रे दूदा से। तो ये थे हमारे साथ एम्बेसडर महोदय जो बता रही थी कि ये विजिट कितनी महत्वपूर्ण है, कई सारे विषय हैं जिन पर चर्चा हो सकती है और प्रधानमंत्री जो भारत कम्युनिटी यहाँ पर रहती है उन लोगों से भी मुलाकात कर सकते हैं, उन लोगों को संबोधित करेंगे। तो इस लिहाज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा दोनों देशों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। कैमरामैन संजीव और एन शिवा के साथ नीरज सिंह, डीडी न्यूज, पोलैंड। तो पोलैंड एंड भारत दोनों के लिए ये जो यात्रा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पोलैंड यात्रा बेहद ही महत्वपूर्ण और अहम मानी जा रही है। पीएम मोदी पोलैंड यात्रा के दौरान 25,000 से अधिक भारतीय मूल के लोगों को संबोधित करेंगे। भारतीय समुदाय के लोग बेसब्री से प्रधानमंत्री की इस यात्रा का इंतजार कर रहे हैं।
बिल्कुल, और डीडी न्यूज के संवाददाता नीरज सिंह इस वक्त वहां पर मौजूद हैं और उन्होंने वहां पर रह रहे भारतीय समुदाय के लोगों से बातचीत भी की है। तो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वहां पर, उनमें कितना उत्साह है प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर, वो आपको सुनाते हैं। प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंच रहे हैं और पोलैंड में उनके दौरे को लेकर भारतीय समुदाय के लोग जो पोलैंड में रहते हैं वो कितने खुश हैं। इनके नारे ये बता रहे हैं कि भारत माता की जय, और प्रधानमंत्री का लगातार ये लोग नाम ले रहे हैं और इनका मानना है कि प्रधानमंत्री के दौरे से एक नई जान भारत और पोलैंड के रिश्तों में आएगी। और इसके साथ साथ जो भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो काफी खुश हैं प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर। क्या कहेंगे, प्रधानमंत्री पहुंच रहे हैं पोलैंड आप लोगों के बीच में। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हार्दिक स्वागत करते हैं और हम उनसे कल जाके मिलेंगे और उनसे यही कहेंगे कि आगे भी 20-30 साल तक इंडिया में और रहें और उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं हम। कल पीएम से मुलाकात होगी आप लोगों की, आप जाएंगे। एज ए यूथ आप कैसे देखते हैं इस प्रधानमंत्री की पोलैंड यात्रा को? बहुत अच्छा है कि वो यहाँ आ रहे हैं काफ़ी लॉन्ग टाइम के बाद। ऑलमोस्ट आई थिंक 40 ईयर्स वो यहाँ पर नहीं आए थे बिटवीन, मतलब जो भी प्रधानमंत्री रहे थे इंडिया के। तो ये एक हमारे लिए भी अच्छा है कि हम इतने टाइम से यहाँ पर हैं, तो बिजनेस को मतलब अच्छा लग रहा है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री यहाँ पे आ रहे हैं। मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा, काफ़ी गर्व महसूस होता है। हम काफ़ी खुश हैं मोदी जी यहाँ आ रहे हैं एंड वी होप दैट देयर विल बी सम न्यू अमेंडमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड पोलैंड। सो वी आर वेरी पॉजिटिव फॉर हिज अराइवल्स। वी आर वेरी हैप्पी टू सी हिम हियर। प्रधानमंत्री का भारतीय समुदाय के लोग स्वागत कैसे करेंगे? दिल से। मैं तो यही चाहता हूँ कि प्रधानमंत्री जी हमारे जो है उनका पोलैंड में बहुत बहुत स्वागत है। और जिस तरह से उन्होंने अपने दिल में भारतीय वासियों के दिल में जो जगह बना रखी है वो हमेशा इस तरह से बरकरार रहे और ये कभी कम नहीं होनी चाहिए। और आने वाले टाइम में मैं यही चाहता हूँ कि वही प्रधानमंत्री बने और वही अपनी सीट पे हमेशा रहे, क्योंकि उन्होंने अपने देश के लिए जो किया है वो कोई नहीं कर सकता। ये आपने देखा कि किस तरीके से उत्साह है और इनका भी मानना है कि प्रधानमंत्री जिन कार्यों को कर रहे हैं उन कार्यों को लगातार करते रहें ताकि देश दुनिया में भारत का नाम गर्व से लिया जा सके और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में जो भारतीय समुदाय के लोग रहते हैं वो भी चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आगे भी इसी तरीके से काम करते रहें और भारत के प्रधानमंत्री बने। कैमरामैन NA शिवा के साथ नीरज सिंह, DD न्यूज, पोलैंड। तो भारतीय समुदाय बेसब्री से इंतजार कर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पोलैंड पहुंचने का, और हमारे संवाददाता भी लगातार ग्राउंड जीरो से हम तक रिपोर्ट पहुंचा रहे हैं। नीरज सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं वॉर्सो से। नीरज, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा बेहद ही महत्वपूर्ण अहम माना जा रहा है। दोनों देशों के बीच रिश्ते और प्रगाढ़ होने वाले हैं। किन किन मुद्दों पर बात होने की संभावना है? प्रधानमंत्री पोलैंड पहुंच रहे हैं और निश्चित तौर पर इन संबंधों को एक नई ऊंचाइयां प्रधानमंत्री के इस दौरे से होगी। और न केवल पोलैंड के लोग बल्कि भारत के बड़ी संख्या में लोग पोलैंड में रहते हैं, उनको भी उम्मीद है कि दोनों ही देशों के बीच संबंधों की एक नई शुरुआत होगी। अगर हम व्यापार की दृष्टि से देखें तो पोलैंड और भारत के जो बीच में व्यापार भी पिछले कुछ सालों में तेजी के साथ बढ़ा है और खास तौर से मध्य यूरोप और पूर्वी यूरोप में सबसे बड़ा व्यापारिक साझीदार पोलैंड है भारत का। प्रधानमंत्री की इस यात्रा से व्यापारिक जो बातचीत होगी तो उम्मीद की जा रही है कि आने वाले समय में दोनों देशों के बीच व्यापार की दिशा में भी काफ़ी उन्नति होगी। दूसरी अगर पोलैंड को देखें तो पोलैंड में जो खाद्य प्रसंस्करण का जो क्षेत्र है उसमें काफ़ी तरक्की पोलैंड ने की है और अगर उस तरह की तकनीक भारत में आती है तो कृषि प्रधान देश जो भारत है, खास तौर से जो हमारे किसान हैं उनको इस तकनीक का जो फायदा है वो मिल सकता है। दूसरी अगर आप देखें कि पोलैंड के अंदर करीब करीब 25,000 के करीब जो भारतवासी हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। 200 से ज़्यादा जो कंपनियां हैं वो पोलैंड के अंदर काम कर रही हैं और उसमें हजारों की संख्या में जो पोलैंड के जो लोग हैं वो उन कंपनियों में काम कर रहे हैं। इसके अलावा बड़ी संख्या में पोलैंड ने भी भारत के अंदर जो निवेश है वो कर रखा है। प्रधानमंत्री की ये यात्रा दोनों ही देशों को न केवल व्यापारिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी कह सकते हैं हम कि काफ़ी आगे लेकर जाएगी। इस दृष्टि से प्रधानमंत्री की ये यात्रा काफ़ी महत्वपूर्ण है। जी,
नीरज, अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर वहां पर जो लोग रह रहे हैं, जो भारतीय समुदाय के हैं, वो तो काफी उत्साहित है ही, क्योंकि जब संबोधन होगा तो इंतजार कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री क्या कुछ उनसे बात करेंगे। लेकिन साथ ही इसके अलावा अगर देखा जाए तो प्रधानमंत्री जब वहां पर पहुंचेंगे तो क्या कुछ खास कार्यक्रम रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के? देखें कि प्रधानमंत्री की यात्रा की जो शुरुआत है, आप देखें कि पोलैंड के अंदर कई सारे जो मेमोरियल ऐसे हैं जो भारत से जुड़े हैं, भारत से भावनात्मक रूप से उनका जो लगाव है उन मेमोरियल का रहा है। आप देखें कि जामनगर के जो महाराजा थे दिग्विजय सिंह जडेजा, उन्होंने किस तरीके से द्वितीय विश्व युद्ध के समय जब पोलैंड के जो बच्चे और पोलैंड की जो महिलाएं हैं वो शरण मांग रहे थे कई सारे देशों से, तो लेकिन उन देशों ने शरण नहीं दी, लेकिन जामनगर के जो महाराजा हैं उन्होंने आगे बढ़कर पोलैंड वासियों की सहायता की। इसके अलावा एक मेमोरियल है जहां पर प्रधानमंत्री जाएंगे, मिंटो कैसिनो की जो लड़ाई है वो द्वितीय विश्व युद्ध के समय हुई थी और उस लड़ाई में भारतीय सेना ने, जो पोलैंड की सेना है उसका साथ दिया था। जर्मन सेना के खिलाफ ये लड़ाई हो रही थी, सैकड़ों की संख्या में उसमें जो भारतीय शहीद भी हुए थे और यही कारण है कि वो स्मारक भारत के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री वहां जाएंगे और उन सैनिकों के प्रति जो श्रद्धा सुमन है वो अर्पित करेंगे। इसके साथ साथ ही अगर आप देखें कि भारतीय समुदाय के जो लोग हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर रहते हैं। भारतीय समुदाय के लोगों को प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे। जो पोलैंड के प्रधानमंत्री हैं, इसके अलावा पोलैंड के जो राष्ट्रपति हैं, पोलैंड के कुछ एक जो सीओज हैं, उनके साथ प्रधानमंत्री की जो बैठक है वो होगी। और इसके साथ साथ ही जो पोलैंड के ऐसे जो सैनिक जिन्होंने लड़ाई में अपना सर्वोच्च बलिदान दिया लेकिन उन सैनिकों की पहचान नहीं हो सकी, उनके लिए एक मेमोरियल बनाया गया है, जिसे उस मेमोरियल को मेमोरियल ऑफ अननोन सोल्जर का नाम दिया गया है। और प्रधानमंत्री पहुंचेंगे और उन जो सैनिक हैं उनको भी श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे। तो इस लिहाज से आप देखें तो काफी महत्वपूर्ण ये दौरा है और तमाम ऐसे पहलू हैं जो भारत और पोलैंड के रिश्तों को मजबूत करेंगे, उन पर बातचीत इस दौरे के समय हो सकती है। तो नीरज, कई महत्वपूर्ण पहलू हैं जो इस यात्रा में निकल कर आएंगे। भारतीय समुदाय लगातार उत्साहित नजर आ रहा है। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां के राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री और इस साथ ही साथ वहां के निवेशकों से भी मुलाकात करने वाले हैं। आप इस खबर पर लगातार नजर बनाए रखेगा, आपसे आगे भी हम अपडेट लेते रहेंगे। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि कोलकाता से लेकर बदलापुर तक कुछ नहीं बदला है। अभी पश्चिम बंगाल में एक बेटी के साथ जिस तरीके से दरिंदगी हुई, उसके बाद बदलापुर में जो घिनौनी हरकत यौन उत्पीड़न से जुड़ी हुई है, उससे लेकर तमाम अपडेट आप तक साझा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। मुथूट फाइनेंस से गोल्ड लोन लेते हुए कोई डाउट नहीं है, क्योंकि यहाँ है पूरी ट्रांसपेरेंसी, 100% भरोसा और सुरक्षा। तभी तो मुथूट फाइनेंस है भरोसा इंडिया का। तो गोल्ड लोन लेने के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल एम रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। तो जैसा कि ब्रेक से पहले हमने जिक्र किया था कि कोलकाता का जो मामला सामने आया, उसी तरीके का एक और मामला अब महाराष्ट्र से भी सामने। लेकिन पहले कोलकाता की बात करते हैं। दरअसल कोलकाता पुलिस ने आरजीकर मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल में 14 अगस्त की रात हुई तोड़फोड़ के मामले में ड्यूटी पर लापरवाही बरतने के आरोप में 3 अधिकारियों को इस वक्त निलंबित कर दिया है। इसमें 2 सहायक पुलिस आयुक्त और 1 इंस्पेक्टर शामिल है। तीनों अधिकारी उस दिन अस्पताल में ड्यूटी कर रहे थे। तोड़फोड़ की घटना तब हुई जब महिलाओं के नेतृत्व में बड़ी संख्या में लोग कोलकाता की सड़कों पर उतरे और उसी अस्पताल की जूनियर डॉक्टर के लिए न्याय की मांग की, जो इस जघन्य बलात्कार और हत्या की शिकार बनी थी। इस घटना के बाद शिकायतें सामने आई कि तोड़फोड़ जानबूझकर की गई ताकि स्वतः स्फूर्त विरोध से ध्यान भटकाया जा सके। शहर के पुलिस अधिकारियों ने तीनों अधिकारियों को निलंबित करने का फैसला ऐसे समय में लिया है जब सुप्रीम कोर्ट ने तोड़फोड़ से निपटने में पुलिस की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं।
और वहीं देश भर में कोलकाता में महिला डॉक्टर की रेप और हत्या के मामले में विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है और अब इसी कड़ी में आज आरजीकर अस्पताल के डॉक्टर नई दिल्ली में सीबीआई दफ्तर से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक मार्च निकालते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर ये मार्च आज सुबह 11 बजे निकालेंगे। सोमवार को ही दिल्ली एम्स के डॉक्टरों समेत अन्य अस्पतालों के डॉक्टरों ने स्वास्थ्य मंत्रालय के सामने विरोध प्रदर्शन किया था। तो दिल्ली के सीबीआई दफ्तर से स्वास्थ्य मंत्रालय तक आज दिल्ली के रेजिडेंट डॉक्टर जो है वो मार्च निकालने वाले हैं। बढ़ते आगे, कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट डॉक्टर से दुष्कर्म और हत्या को लेकर देश भर में लगातार आक्रोश जारी है। दिल्ली में एम्स समेत सभी बड़े अस्पतालों के रेजिडेंट डॉक्टरों की हड़ताल जारी है। वहीं हड़ताल के चलते लगातार आज 10वें दिन भी ओपीडी और नियमित सर्जरी प्रभावित होंगी। सुप्रीम कोर्ट की अपील के बाद भी रेजिडेंट डॉक्टर काम पर अभी तक नहीं लौटे हैं। हड़ताल खत्म करने को लेकर देश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों के संगठन में आपसी सहमति भी नहीं बन पाई है। और वहीं आज की अगर हम बात करें तो आज सुबह 11 बजे से दिल्ली में जंतर मंतर पर रेजिडेंट डॉक्टर ओपीडी सेवाएं देंगे। और इसी बीच इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने दोपहर बाद रेजिडेंट डॉक्टरों की एक अहम बैठक भी बुलाई है। तो इस अहम बैठक में भी चर्चा हो सकती है कि आगे किस तरीके से चीजें रहेंगी, क्या कुछ न्याय को लेकिन मांग रहेंगी, उस पर भी हम लगातार बात करें। लेकिन इसी के साथ में हमारे साथ इस वक्त नितेंद्र जुड़ गए हैं और साथ ही कोलकाता से प्रसन्नजीत भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। नितेंद्र, सबसे पहले आपके पास आएंगे। हड़ताल को लेकर के 10वां दिन है और 10वें दिन भी कहीं ना कहीं कोई राहत और न्याय जो लगातार डॉक्टर्स मांग रहे हैं, जो उनकी मांगे हैं 3-4, उनको लेकर के अभी तक कोई भी सफाई या सरकार की तरफ से भी कोई बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है। देखिए, हड़ताल अभी भी जारी है। कल सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के बाद ऐसा लग रहा था कि हड़ताल टूट जाएगा और डॉक्टरों में भी ऐसा लग रहा था कि उनमें आपसी सहमति बन पाएगी। और जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने अपील भी किया था कि मरीजों को के हित में आप लोग हड़ताल वापस लेकर काम पर लौटे, लेकिन इनकी जो रेजिडेंट एसोसिएशन डॉक्टरों के एसोसिएशन है उनमें आपसी सहमति नहीं बन पाई। आधे डॉक्टर ये चाहते थे कि हम लोग हड़ताल तोड़ करके वापस काम पर लौटे, लेकिन उनके जो आधी संख्या थी वो इसके विरोध में थी और यही वजह था कि कोई सहमति नहीं बन पाई और आगे इन्होंने 2-3 दिन तक और इसको जारी रखने का निर्णय लिया है और उसके बाद ये लोग तय करेंगे क्या करना है। आज सुबह जंतर मंतर पर इनका ओपीडी लगेगा। शाम में आईएमए ने भी बैठक बुलाई है कि क्या कुछ किया जाए इस पर। लेकिन मोटे तौर पर मैं ये कहना चाहूंगा कि डॉक्टर इस बात पर सहमत है कि जो जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कोलकाता पश्चिम बंगाल सरकार और वहाँ के पुलिस प्रशासन पे, तो उससे डॉक्टर थोड़ा संतुष्ट भी नजर आ रहे थे। लेकिन उनकी जो प्रमुख मांग है, इसमें केंद्रीय कानून की जो बात कर रहे हैं, ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, उस पर अभी भी वो अडिग है। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि जिस तरीके से अस्पतालों में ओपीडी सिर्फ फैकल्टी के हवाले से चल रहा है, उससे मरीज बहुत परेशान है। आप देखिए कि एम्स की बात हो या जितने भी बड़े अस्पताल हैं, उनमें जो प्लांट सर्जरी थी, अगर आज की बात करें, आज भी कई लोगों के पहले से अपॉइंटमेंट था सर्जरी का, वो सब कुछ कैंसिल हो गया है। तो जो लोग महीनों पहले सर्जरी की डेट लेकर के दूर दूर से आते हैं अलग अलग अस्पतालों में देश भर के, उनकी सर्जरी नहीं हो पा रही है, तो वो आप सोचिए कि वो गंभीर मरीज किस हालत में है। तो मरीजों की सुध लेने वाला कोई नहीं है, क्योंकि रेजिडेंट डॉक्टर हो, बैकबोन होते हैं किसी भी अस्पताल के, और उसको अगर वो ज्वाइन नहीं करते तो अस्पताल प्रभावित होता है, मरीज परेशान होते हैं। तो मरीजों का भी ख्याल रखना बहुत जरूरी है और ये बार बार सरकार की तरफ से भी अपील की जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कल अपील की है डॉक्टरों से कि मरीजों का ख्याल रखें और आपकी बात तो सुनी जा रही है, आपकी मांग पर विचार किया जा रहा है। सरकार भी कह रही है कि हम आपकी मांगों को गंभीरता से विचार करें, लेकिन मरीजों को के हित में आप लोग वापस काम पर लौटे। जी प्रसन्नजीत, यहाँ मैं आपके पास आना चाहूंगी। प्रसन्नजीत, आप लगातार ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं इस मामले को लेकर। अगस्त का महीना चल रहा है प्रसन्नजीत, अक्टूबर में नवरात्र शुरू हो जाएंगे, दुर्गा पूजा शुरू हो जाएगी और सबसे ज्यादा आस्था का रंग पश्चिम बंगाल में नजर आता है। लेकिन आज पश्चिम बंगाल के साथ साथ पूरा देश आक्रोश में है, क्योंकि बेटियों के साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हो रहा है, घिनौनी हरकतें हो रही हैं, उसको लेकर न्याय की मांग लगातार जारी है। हालांकि अगर इस केस की बात करें प्रसन्नजीत, तो लगातार बेटियां और साथ साथ देश न्याय की मांग के साथ ये आवाज़ उठा रहा है कि दुर्गा की प्रतिमा के साथ बेटियों के सुरक्षा का कवच भी होना चाहिए। इस केस की बात करें तो एक एसपी और इंस्पेक्टर को गिरफ्तार कर लिया गया है। आगे जांच किस तरीके से आगे बढ़ रही है? नहीं, देखिए, दो बातें हैं। एक तो है कि सुप्रीम कोर्ट कल जो कुछ भी कहा उसके बारे में
जो रेसिडेंट डॉक्टर है उनका कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इनका कहना है कि हमारे मांग, अब ये आप जो टास्क फोर्स की बात बता रहे हो, आप जो सिक्योरिटी की बात बता रहे हो, वो आगे जाके सरकार की तरफ से क्या किया जाएगा ये तो अलग बात है। लेकिन हमारी जो मांगे है वो है कि ये जो पीड़िता है, इनका जो गुनहगार है, इनको कम से कम कानून के दायरे में लाया जाए, और जो कुछ भी पिछले करीब करीब 7 दिन के ऊपर हो गया है या 7 दिन के आसपास जो सीबीआई इस तहकीकात में लगे हुए हैं, तो हमारा सुप्रीम कोर्ट के साथ ना कोई विरोध है। सुप्रीम कोर्ट की जो ये ऑब्जर्वेशन है या डायरेक्टिव्स है उसके बारे में कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन दोषी को निकाला जाए और दोषी को कानून के दायरे में लाया जाए, क्योंकि अभी तक हमें कुछ पता नहीं चला कि ये जो संजय राय नाम का आदमी को सामने खड़ा किया गया, जो हम मानते हैं कि किसी एक इंसान से इस तरह की क्रूरता नहीं हो सकता है, तो कोई बाकी आदमी इंसान जो है वो कौन है ये हमें पता चले। और दूसरी बात यह है, डॉक्टर का कहना है कि एक अस्पताल में सीआईएसएफ लगा देने से पूरे देश में जो इतने सारे सरकारी अस्पताल है इसका बारे में क्या होगा, और सीआईएसएफ आके हमारे यहाँ पे क्या क्या रेसिडेंट डॉक्टर को किस तरह से सुरक्षा दे पाएंगे, ये कोई जो समस्या है उसका हल नहीं है, उसका कोई समाधान नहीं है। तो इनका कहना है डॉक्टर का कि हम गुरुवार तक, मतलब कल तक 22 तारीख तक हम इंतजार करेंगे, और हम मरीज के बारे में काफी सेंसिटिव है, हम चाहते हैं कि हम अपने काम पे लौट जाए, लेकिन गुरुवार को सीबीआई जो सुप्रीम कोर्ट के सामने अपना तहकीकात की रिपोर्ट पेश करेंगे, हम वो देखना चाहते हैं कि ये तहकीकात कितना दूर तक पहुंचे हैं, कितना दूर तक सरकार ने यहाँ पे सबूत मिटाने की काम किए हैं, ये सब देखकर हम आगे का जो निर्णय है वो लेंगे, लेकिन फिलहाल हमारी जो सीज वर्क है वो जारी रहेंगे। जी चलिए ठीक है प्रसन्नजीत, आपके पास वापस आएंगे। इस वक्त नितेंद्र भी हमारे साथ लगातार बने हुए। नितेंद्र, अगर देखा जाए तो 10 दिन हो चुके हैं, आज 10वां दिन है हड़ताल को लेकर के, जिसकी वजह से दिल्ली में जो तमाम स्वास्थ्य सेवाएं वो इस वक्त ठप पड़ी हुई हैं। सबसे ज्यादा दिक्कतें मरीजों को हो रही हैं, लेकिन ऐसे में आज की अगर हम बात करें तो आज जो डॉक्टर्स हैं वो एक मार्च भी निकालने वाले हैं, सीबीआई दफ्तर से लेकर स्वास्थ्य मंत्रालय तक। आपके पास क्या कुछ अपडेट्स हैं? देखिए, डॉक्टरों का विरोध प्रदर्शन जारी है और अलग अलग तरीके से अपना विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे कि आज सीबीआई हेडक्वार्टर से लेकर के निर्माण भवन स्वास्थ्य मंत्रालय तक वो मार्च करेंगे। जंतर मंतर में एम्स के जो रेजिडेंट डॉक्टर है वो ओपीडी लगा रहे हैं और सभी रेजिडेंट डॉक्टर से अपील कर रहे हैं कि वो भी उसको ज्वाइन करें। उन्होंने पब्लिक से भी अपील किया है कि आप भी उसमें शामिल हो। तो ये तरीका है उनका विरोध का अलग अलग तरीके से। लेकिन दूसरा पक्ष ये भी है कि अस्पतालों में सिर्फ अस्पताल जो है वो फैकल्टी के भरोसे अभी चल रहा है, और फैकल्टी भी बहुत आप जानते हैं कि कम संख्या में होते हैं, और जितने मरीज पहले देखे जाते थे वो अब कम देखे जा रहे हैं। अगर हम आंकड़ों की बात करें तो 80% तक कम हो गया है जो अस्पतालों में मरीज को देखने की बात है। प्लांट सर्जरी सब नहीं हो पा रही है। तो आप देखिए कि ये कितनी बड़ी मुसीबत है कि जो लोग गंभीर रूप से बीमारी, चाहे हार्ट के पेशेंट हो, कैंसर के पेशेंट हो, बाकी जो दूसरी गंभीर बीमारियों के पेशेंट है, उनकी अगर सर्जरी नहीं होती तो उनकी भी मौत की संभावना बढ़ जाती है। तो एक नहीं कई लोगों की जान, कई हजार लोगों की जान चली जाएगी। तो ये भी एक बड़ा सवाल है, ये भी इस पर भी गौर करने की जरूरत है। डॉक्टर जरूर ये कहते हैं कि हम ओपीडी प्रतीकात्मक रूप से लगा रहे हैं, चाहे वो जंतर मंतर हो या निर्माण भवन हो या बाकी कहीं जगह पे देश के अलग अलग हिस्सों में, लेकिन वो समाधान नहीं है। ठीक है, उनकी मांग जायज है और सरकार उस पर विचार करिए। सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है, वो भी आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन ये भी देखना बहुत जरूरी है कि जो मरीज है उनके लिए क्या किया जा रहा है। और ये विरोध प्रदर्शन अपने अपने तरीके से तो जरूर कर रहे हैं, आपस में इनपे भी अगर सहमति नहीं है रेजिडेंट डॉक्टरों में, आधे चाहते हैं कि हम काम पर लौटे, आधे चाहते हैं कि नहीं हम इसको जारी रखें। जैसा कि प्रसन्नजीत जी ने बताया कि उनकी जो केंद्रीय कानून को लेकर के, सुरक्षा को लेकर, या फिर दोषी हैं उनको सजा मिले, वो सामने आए, वो पकड़े जाए, ये सब तमाम मुद्दे हैं उनके। उनको लगता है कि हमारी जो मांग है, जिस मांग को हम उसको एड्रेस नहीं किया गया। तो नितेंद्र, लगातार स्वास्थ्य सेवाएं जो हैं वो बाधित हो रही हैं, चिकित्सा सेवाएं चरमराई हुई हैं, लेकिन डॉक्टर लगातार अपनी मांगों पर अड़िग हैं। नितेंद्र, आपका, प्रसन्नजीत, आपका इन तमाम अपडेट के लिए आपका धन्यवाद। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद, कोलकाता के बाद
अब एक और घिनौना अपराध सामने आया, वो है महाराष्ट्र के बदलापुर का। और महाराष्ट्र के बदलापुर में कल देखने को मिली बदले की आग। आप जुड़े रहिए नया सवेरा के साथ, लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। ऐसी जान जो है सारे घर की दुलारी, उसकी सुरक्षा और स्वास्थ्य है हम सब की जिम्मेदारी। 5 साल से कम उम्र के बच्चों को दस्त से बचाने के लिए तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। रक्षा के लिए 6 महीने तक बच्चे को सिर्फ माँ का दूध पिलाएं। रोकथाम मतलब साफ घर, साफ टॉयलेट और साफ बर्तन, और खाना बनाने से पहले और शौच या मल साफ करने के बाद हाथ अच्छे से धोएं। उपचार के लिए जब बच्चे को दस्त लगे तो उसे तुरंत ORS का घोल पिलाएं और 2 हफ्ते तक जिंक की गोली दें। दस्त होते ही अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से जल्द संपर्क करें। ORS और जिंक की गोलियां स्वास्थ्य केंद्र पर निशुल्क उपलब्ध हैं। जब बच्चे स्वस्थ रहेंगे तो हंसते मुस्कुराते रहेंगे। याद रहे, दस्त के विरुद्ध तैयार है परिवार। रक्षा, रोकथाम और उपचार। अधिक जानकारी के लिए आशा दीदी से संपर्क करें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत आप सभी का नया सवेरा में। कोलकाता का जो पूरा मामला है वो उसको लेकर के पूरे देश में जो गुस्सा है अभी तक शांत नहीं हुआ, लेकिन उससे पहले ही एक और मामला सामने आया महाराष्ट्र के। दरअसल महाराष्ट्र के बदलापुर से 2 बच्चियों के साथ यौन उत्पीड़न की घटना सामने आई है, जिसकी वजह से पूरा देश इस वक्त गुस्से में है। और इसका असर कल बदलापुर रेलवे स्टेशन पर दिखाई दिया, जब यहां प्रदर्शनकारियों ने ट्रेनें रोक दी। घटना के विरोध में लोगों ने करीब 10 घंटे तक रेलवे स्टेशन की पटरियों पर प्रदर्शन किया। हालांकि अब ट्रेन सर्विस बहाल हो चुकी है। इस बीच महाराष्ट्र सरकार ने इस मामले में उच्च स्तरीय जांच के आदेश दे दिए हैं। IG लेवल की महिला अधिकारी आरती सिंह के नेतृत्व में SIT का गठन हो चुका है। सरकार की ओर से कहा गया है कि इस मामले में जल्द जांच पूरी हो ताकि चार्जशीट दाखिल की जा सके। वहीं वरिष्ठ वकील उज्जवल निगम सरकार की तरफ से मुकदमा लड़ेंगे। फास्ट ट्रैक में इस केस की सुनवाई होगी, जो 3 महीने में अपना फैसला देगी। आरोपी गिरफ्तार किया जा चुका है। वहीं स्कूल मैनेजमेंट ने प्रिंसिपल, क्लास टीचर और एक महिला अटेंडेंट को भी फिलहाल सस्पेंड कर दिया है। इसके साथ ही FIR देर से दर्ज किए जाने के कारण 3 पुलिस कर्मियों को भी सस्पेंड किया जा चुका है। तो कोलकाता में अभी आक्रोश थमा ही नहीं था कि महाराष्ट्र के बदलापुर का ये हादसा, ये जघन्य अपराध, लगातार लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। मुंबई से श्यामा जुड़ चुकी है ज्यादा जानकारी के साथ। श्यामा, आपसे ताजा अपडेट लेना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये मामला सामने आया है उसमें NHRC ने भी स्वतः संज्ञान लिया है और CS और DGP को नोटिस भेजा है, साथ ही साथ एक विस्तृत रिपोर्ट भी मांगी है। अगर आज की बात करें जाए श्यामा, तो कल तो इंटरनेट सेवाएं बंद थी, साथ ही साथ 30 घंटे रेल पटरियों पर लगातार लोग एक ही मांग करते रहे, फांसी फांसी। आज की क्या अपडेट? देखिए कृतिका, भावना, अगर महाराष्ट्र की बात कर लें तो कोलकाता से, जैसा आपने कहा कि उसके बाद ये हादसा होना बहुत ज़्यादा शर्मसार करने वाली बात है और एक ही सवाल पूछता है कि हमारा देश या ये विश्व किस तरफ जा रहा है। 3 साल जी, तो श्यामा हमें लगातार बता रही थी कि ये मामला लगातार एक जघन्य अपराध बनकर सामने आया है और इसके साथ साथ एक और बड़ी खबर आ रही है और ये भी दुष्कर्म से जुड़ी हुई है। ये खबर है कन्नौज के मामले से जुड़ी हुई, जहां पीड़िता की बुआ को अब गिरफ्तार कर लिया जा चुका है। जी हां, घटना के बाद से फरार चल रही थी पीड़िता की बुआ। आरोपी के पास इस नाबालिग लड़की को लेकर गई थी ये पीड़िता की बुआ, लगातार फरार थी। पुलिस ने पीड़िता की मां की तहरीर पर बुआ को बनाया था आरोपी और पुलिस ने तीव्रा इलाके से आरोपी बुआ को किया गया है गिरफ्तार। तो कन्नौज में जिस तरीके से नाबालिग लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, उसमें अब नया अपडेट ये है कि उनकी बुआ को गिरफ्तार कर लिया जा चुका है और बुआ पे लगातार शक था क्योंकि बुआ फरार थी, लेकिन अब बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है। विकास जुड़ चुके हैं ज़्यादा जानकारी के साथ। विकास,
लगातार हमको देश भर से कई जगहों से इस तरीके के दुष्कर्म के हादसे लगातार सामने आ रहे हैं। कन्नौज का ये एक मामला है जहां नाबालिग लड़की की बुआ को गिरफ्तार कर लिया गया है। कौन है ये बुआ? क्योंकि हमने देखा है एनसीआरबी की रिपोर्ट में भी विकास कि 2022 में 31,000 मामले थे, जिसमें 97% ऐसे मामले होते हैं जो अपने ही परिचित होते हैं। तो यहाँ बुआ की गिरफ्तारी कितनी बड़ी गिरफ्तारी मानी जा रही है और कितने आगे बढ़ी है जांच? देखिए, इस मामले में बुआ की संलिप्तता पाई गई है। पीड़ित जो नाबालिग लड़की है, इसके माता पिता की तरफ से तहरीर दी गई थी कि बुआ ही उसको वहां पर ले गई थी, आरोपी के पास ले गई थी। इस मामले में कन्नौज के नवाब सिंह यादव है जो ब्लॉक प्रमुख रहा है और समाजवादी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, जिसकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। उस पर नाबालिग पीड़िता ने दुष्कर्म का आरोप लगाया था, जिसके बाद उसको पॉक्सो एक्ट के तहत गिरफ्तार किया जा चुका है। और इस मामले पर जब वो लड़की वहां पर पहुंची थी तो किसके थ्रू पहुंची थी? माता पिता का कहना है कि उसकी बुआ ही वो आरोपी के पास उसको ले गई थी। आरोपी का महाविद्यालय है कन्नौज में, वहां पर इसको ले गई थी और उसके बाद ये मामला सामने आया, प्रकाश में आया। पीड़िता की तहरीर पर FIR दर्ज हुई। उसके बाद नवाब सिंह यादव को गिरफ्तार किया पुलिस ने। उसके बाद माता पिता की तरफ से यह आरोप लगाया गया था कि इस नाबालिग बच्ची को उसकी बुआ ही बहला फुसलाकर वहां तक ले गई थी। उसके बाद आरोपी व्यक्ति ने इस पर जो दुष्कर्म किया, इसके साथ दुराचार किया। और इस मामले में पुलिस अब काफी पिछले कई दिनों से बुआ फरार चल रही थी। इसके बाद लगातार पुलिस दबिश दे रही थी और पुलिस अधीक्षक कन्नौज ने इस बात की पुष्टि कर दी है कि बुआ की गिरफ्तारी तिरुवा से की जा चुकी है। संभवतः अभी कुछ देर बाद पुलिस अधीक्षक के द्वारा इस मामले में ज्यादा जानकारी दी जाए, लेकिन इस मामले पर लगातार एक्शन जारी है प्रदेश सरकार और यूपी पुलिस का। इस मामले को संज्ञान लेने के बाद लगातार पुलिस ने जो कार्रवाई की है, ये बात दर्शा रही है किस तरह महिला अपराधों के खिलाफ उत्तर प्रदेश पुलिस कार्रवाई करती है। और ये सबसे बड़ी बात है, जिस तरीके आपने बताया महिला अपराध बढ़ने का आंकड़ा, लेकिन उत्तर प्रदेश में महिला अपराध में जो पुलिस के द्वारा कार्रवाई की जाती है उसका रेशियो प्रदेश में देश में सबसे अच्छा है, क्योंकि महिला अपराध से जुड़े सभी संबंधित मामलों में पुलिस की त्वरित कार्रवाई हम देख रहे हैं लगातार मामलों में की जा रही है। चाहे वो अयोध्या का मामला हो, चाहे वो कन्नौज का मामला हो, पुलिस के द्वारा कार्रवाई की गई है। इस आरोपी बुआ को पकड़ा गया है। इससे अब पूछताछ के बाद कई और तथ्य सामने आएंगे। इसकी क्या कुछ मंशा थी जब उसको वहां ले गई थी, किस तरीके से क्या कुछ जो है कह रहे हैं पूरा प्रकरण था, इन सब बातों पर खुलकर मामला सामने आएगा। इससे पहले आरोपी की गिरफ्तारी की जा चुकी है और आज आरोपी की एक बार पेशी भी है इस मामले पर कन्नौज की जिला अदालत में। इस मामले से जुड़े पुलिस अपने जो भी आप तक जांच की होगी वो सामने रखेगी अदालत में। इसके साथ ही साथ आज बुआ को अदालत में पेश किया जाएगा। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया विकास, तमाम जानकारी और अपडेट्स हमारे साथ साझा करने के लिए। तो जिस तरीके से ये एक और मामला अब कहीं ना कहीं सामने आया, हालांकि इस पूरे मामले में गिरफ्तारियां भी हो चुकी हैं, आरोपी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है, साथ ही उसकी बुआ जो बच्ची को लेकर के गई थी उसको भी अब गिरफ्तार किया जा चुका है। इसी के साथ अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं जो है झारखंड से जुड़ी हुई, जहां आपको बताते हैं कि झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और जेएमएम नेता चंपई सोरेन इन दिनों काफी ज्यादा सुर्खियों में बने हुए। दरअसल उनके अगले सियासी कदम पर हर किसी की नजर है। और इस बीच जब वो दिल्ली आए तो अपने गृह नगर सरायकेला खरसावा पहुंचे तो उनके समर्थकों ने उनका जोरदार स्वागत किया। इस दौरान एक सवाल के जवाब में चंपई सोरेन ने कहा कि वो अपने पहले के बयान पर कायम है। हालांकि वो संन्यास लेने के विकल्प से पीछे हटते दिखाई दे रहे हैं। देखना होगा और ये दिलचस्प होगा कि वो नई पार्टी बनाएंगे या फिर किसी दल के साथ साथ मिलाएंगे। बिल्कुल, और अगर देखा जाए तो 31 जनवरी 2024 को जब हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद में चंपई सोरेन ने मुख्यमंत्री पद संभाला था, लेकिन हेमंत सोरेन जब जमानत पर बाहर आए तो चंपई को 3 जुलाई को सीएम पद छोड़ना पड़ा था। हम तो 3 जुलाई को ही हम अपना बोल दिया कि हमारा नया अध्याय शुरू होगा। नया अध्याय में हमारा 3 को प्रमुख हमने रखे। अब सोचे तो संन्यास लेंगे, लेकिन इस हमारा समर्थक निश्चित तौर पे लोगों का प्यार बहुत ज्यादा है। इनका प्यार है, इसलिए शायद उस चैप्टर क्लोज होगा, संगठन की ओर बढ़ेगा। उसके साथ साथ देखेंगे आओ कोई अच्छा दोस्त अगर मिलेगा। तो
तो आने वाले वक्त में ये दिलचस्प होगा कि चंपाई सोरेन जो हैं वो संन्यास लेंगे या किसी दल का हाथ थामेंगे, और क्या पत्ते खुलते हैं ये तो आने वाले वक्त बताएगा। लेकिन अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अमेरिका यात्रा की। दरअसल रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज 5 दिवसीय अमेरिका यात्रा पर रवाना होंगे। बिल्कुल, और ये यात्रा रक्षा अधिग्रहण परिषद में हुए संशोधनों के साथ साथ भारत अमेरिका के बीच MQ-9B प्रेडेटर ड्रोन डील के लिए काफी महत्वपूर्ण होगी। और इस यात्रा में लंबे समय से इंतजार कर रहे इंडो पैसिफिक मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस पर भी बात की जाएगी। भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 23 अगस्त को अमेरिका के पेंटागन में अपने समकक्ष लॉर्ड ऑस्टिन के साथ भी बातचीत करेंगे और इस दौरान दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग और आपसी रिश्ते को मजबूत करने पर भी जोर दिया जाएगा। इसके साथ ही DAC द्वारा स्वदेशी कर के प्रतिशत में संशोधन को मंजूरी दिए जाने पर भी बात होगी। साथ ही 2022 में क्वाड देशों द्वारा की गई घोषणा पर भी बात की जाएगी। भारतीय नौसेना उपग्रह के माध्यम से इंडो पैसिफिक में पारदर्शिता के लिए हॉकाई 360 वाणिज्यिक ऑपरेटर के साथ गठजोड़ को लेकर भी घोषणा की गई थी। और नया सवेरा में खबरों का सिलसिला यूं ही लगातार जारी है, लेकिन इसी बीच वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ब्रेक के उस पर आपको दिखाएंगे कि इसरो के अध्यक्ष क्या कुछ कह रहे हैं, आपको सुनाएंगे। लेकिन उससे पहले रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। सोना सिर्फ गहना नहीं होता, कभी पुश्तैनी पहचान तो कभी प्यारी सी याद होती है। लाइफ में आगे बढ़ने के लिए उसी सोने से गोल्ड लोन लेने का फैसला समझदारी का होता है। मुथूट फाइनेंस ये बात समझते हैं, इसीलिए वो ईमानदारी, सच्चाई और आपके विश्वास को सबसे बढ़कर मानते हैं। मुथूट फाइनेंस, सदियों का भरोसा हमेशा के लिए। तो गोल्ड लोन के लिए कॉल करें 1-800-313-1212। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं नया सवेरा, और इसरो के अध्यक्ष ने एक नया खुलासा किया है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष डॉक्टर S सोमनाथ ने दूरदर्शन से खास बातचीत में भारत के अति महत्वाकांक्षी मानव अंतरिक्ष मिशन गगनयान की प्रगति पर चर्चा की है। बिल्कुल, इस चर्चा के दौरान उन्होंने कहा है कि इस साल दिसंबर महीने में इस मिशन का पहला परीक्षण किया जाएगा, जिसमें ह्यूमन रेटेड रॉकेट का इस्तेमाल किया जाएगा। The last about 4-5 years we have been working on this program for building a rocket which will be human rated, building the craft that is called the Gaganyaan craft, the crew module, and the associated complex systems, a crew escape system and the intelligence in the rocket which are required to carry out this mission. I can tell you that we have reached the threshold of completing the rocket ready. The rocket is already completed the human rating and is at Satish Dhawan Space Center for ready for launch. The crew module and the rest of the elements are new developments. Of course, this has gone through certain development process. We did some missions in the recent times showcasing how the crew escape can really happen. The flight item is now finally undergoing the integration, and still there are some milestones to cross, like the development of crew. For example, environmental control life support system is under development, and many such smaller elements. So the first mission we are undertaking without crew inside, but with a robot. Which will be replicating the human flight scenarios and do the measurements. Vyomitra, of course. Humanoid, yes. So the crew module, the crew escape system and other elements will come to launch complex by next 2 months or so, and we will be ready for the first mission, the unmanned mission, uncrewed mission to space by December this year. और इसी के साथ चलिए अब नया सवेरा में आगे बढ़ते हैं और अब रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट की अखबारों की सुर्खियों की। अखबारों की सुर्खियां जानने के लिए सीधे लिए चलते हैं आपको हमारे सहयोगी मुकुल के पास। मुकुल, सुप्रभात। क्या है आज आपके पास अखबारों के पिटारे से? सुप्रभात भावना और कृतिका। देखिए, अखबारों की सुर्खियों की अगर बात की जाए, क्योंकि
तमाम वो खबरें जो कि कहीं ना कहीं हम देखते हैं, लेकिन कई ऐसी खबरें भी होती हैं जो जल्दबाजी में हमसे छूट जाती हैं। आज उन खबरों को अगर हम बात करें जो प्रमुखता के साथ प्रकाशित किया गया है, हालांकि पहली खबर ऐसी है जो कि सभी पेपर्स के फ्रंट पेज पर आज हमें देखने को मिल रही है। दरअसल ये जुड़ी हुई है जो कोलकाता मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने जो स्वतः संज्ञान लिया था और उसके बाद डॉक्टर्स की सुरक्षा के लिए टास्क फोर्स के गठन की बात यहाँ एक कही थी। टीम जो है वो गठित की गई है और खासतौर से यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो स्वास्थ्यकर्मी हैं, डॉक्टर्स हैं, उनकी सुरक्षा से खिलवाड़ नहीं होना चाहिए, साथ ही महिला सुरक्षा को भी ध्यान में रखना होगा। और इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार को भी फटकार लगाई थी, आखिर इस मामले को दर्ज करने में इतनी देरी क्यों हुई, और इसके साथ ही डॉक्टर से उन्होंने काम पर वापस लौटने की बात भी कही। तो ये खबर आज सभी समाचार पत्रों में प्रमुखता के साथ हमने देखी है फ्रंट पेज पर। इसके अलावा जो दूसरी खबर है वो है भारत का जो UPI है वो मलेशिया के पेटेंट से भी अब जोड़ा जाएगा। दरअसल मलेशिया के जो प्रधानमंत्री हैं वो भारत दौरे पर आए हैं। कल हमने देखा था प्रधानमंत्री मोदी के साथ उनकी द्विपक्षीय वार्ता भी हुई थी और इस दौरान 8 अलग अलग जो समझौते भी हों, और उसी में से एक की अगर बात की जाए कि UPI और पेनेट, जो कि लगातार हम मान सकते हैं कि जिस तरीके से एक बेहतर टूरिस्ट डेस्टिनेशन है, तो ऐसे में आने वाले समय में कहीं ना कहीं लोगों को सहूलियत मिलती नजर आएगी, क्योंकि मलेशिया में करीब 29 लाख से ज़्यादा जो प्रवासी भारतीय हैं वो रहते हैं। तो उस लिहाज से काफ़ी महत्वपूर्ण ये खबर। अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं जो कि जुड़ी हुई है रक्षा क्षेत्र से। 1 मिनट में 120 गोले दागने वाली जो तोप है उसका निर्माण अब शुरू कर दिया गया है। यानी कहीं ना कहीं जो हमारी नौसेना का बेड़ा है वो काफ़ी ज़्यादा मजबूत होता हुआ नज़र आएगा। और ख़ासतौर से जब हम आत्मनिर्भर भारत की बात करते हैं रक्षा क्षेत्र में, तो उसके लिए एक बेहतरीन उदाहरण है। अब से पहले अगर बात की जाए तो दूसरे देशों में इस तरह के ही निर्माण होते थे, लेकिन अब आत्मनिर्भर भारत के तहत पूरी तरीके से स्वदेशीकरण जो है वो इसका किया जा रहा है। और 1 मिनट में 120 गोले दागने की जो तोप है वो जल्द ही अब भारत में हमें यहाँ तैयार मिलेगी। अगली खबर का रुख किया जाए तो ये है जनपोषण से जुड़ी हुई। दरअसल सरकार के जो एजेंडे की बात की जाए, 100 दिन में जो अलग अलग कार्य योजना बनाई गई थी उसमें से ये एक प्रमुख कार्य है जो कि जन पोषण केंद्र का है। दरअसल देश भर की 60 जो राशन की दुकानें हैं उन पे जन पोषण केंद्र जो हैं वो उनकी शुरुआत की गई है, जिसके तहत ना सिर्फ जो पोषण से संबंधित वस्तुएं हैं वो अब राशन केंद्रों पर मिल सकेंगी, और साथ ही और भी जो घरेलू सामान की वस्तुएं हैं जो कि आवश्यक हैं उनकी भी बिक्री अब जो राशन केंद्र हैं वो शुरुआती तौर पर कर सकेंगे। तो ये काफ़ी एक महत्वपूर्ण पहल सरकार की जन पोषण केंद्र के द्वारा। और जो अगली खबर है जाहिर तौर पर सुर्खियों में है। अगर हम बात करें यहाँ पे मंकी प्लस खतरे को लेकर, क्योंकि इसकी वजह से मंकी पॉक्स को लेकर लगातार बातें कही जा रही थी, लेकिन हमारे देश में फिलहाल चिंता की कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी एहतियात बरतते हुए लगातार निगरानी की जा रही है। ना सिर्फ PMO के जरिए बल्कि अलग अलग राज्यों को भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं कि किस तरीके से अगर कोई यात्री बाहर से आ रहे हैं उनकी क्या हिस्ट्री रही है उसको देखते हुए, ट्रैवल हिस्ट्री को देखते हुए पूरी जाँच की जाए और हर 2 घंटे में उसको अपडेट करने की बात कही गई है। तो ये आज की कुछ प्रमुख खबरें हैं जो कि अलग अलग समाचार पत्रों में प्रमुखता के साथ प्रकाशित हुई हैं, और इनके जरिए कोशिश रही कि जो हमारे दर्शक हैं और भी ज़्यादा इन खबरों की जानकारी ले सकें। चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया मुकुल, इतनी सारी खबरों को बेहद ही कम समय में हमारे दर्शकों के सामने प्रस्तुत करने के लिए। यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरें होंगी फटाफट अंदाज में। आप जुड़े रहिए लगातार नया सवेरा के साथ। सुरक्षा की गारंटी हर चीज में जरूरी है, चाहे वो मुश्किल स्टंट हो या अच्छी फसल। इसीलिए ले आइए IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनबा, जो देता है सुंडी और ट्रिप से सुरक्षा की गारंटी। बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब MM रिब्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार, निर्माण का रियल हीरो। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का नया सवेरा में। बढ़ते आगे और अब रुक करते हैं फटाफट अंदाज में खबरों का, और सबसे पहले देखते हैं दुनिया भर की कुछ खास और अहम खबरें। बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की मुश्किलें और बढ़ गई हैं। शेख हसीना और उनके सहयोगियों के खिलाफ कम से कम 9 और शिकायतें दर्ज की गई हैं, जिसके बाद उनके खिलाफ 31 केस हो गए हैं। गाजा संघर्ष विराम के लिए मध्यस्थता को लेकर अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन कतर दौरे पर हैं। दोहा में पत्रकारों से बातचीत के दौरान एंटनी ब्लिंकन ने कहा कि गाजा संघर्ष विराम समझौते को आने वाले दिनों में किया जाना चाहिए पूरा। गाजा में युद्ध विराम की कोशिशों के बीच इजरायली सेना ने 6 और बंधकों के शव बरामद किए हैं। ये हमास द्वारा पिछले वर्ष 7 अक्टूबर को इजरायल पर हमले के दौरान बंधक बनाए गए 250 लोगों में शामिल हैं।
बोलिवियाई अग्निशामकों ने 1 महीने तक चली तबाही के बाद सांता क्रूज क्षेत्र में व्यापक आग पर काबू पाने के लिए काम किया। आग से घरों वन्य जीवों को काफी नुकसान पहुंचा है। इटली के सिसिली द्वीप पर डूबे लग्जरी जहाज में लापता लोगों को खोजने का काम जारी है। राहत और बचाव दल लापता 6 लोगों की तलाश में जुटा हुआ है। इसमें ब्रिटेन के टेक दिग्गज माइक लिंच और उनकी बेटी शामिल हैं। ये जहाज सोमवार को तूफान के कारण डूब गया था। इस जहाज में 22 लोग सवार थे। और दुनिया भर की अहम खबरों के बाद अब बात करेंगे कारोबार जगत की खबरों की फटाफट अंदाज में। सीबीडीटी ने आयकर निकासी प्रमाण पत्र आईटीसीसी के संबंध में स्पष्टीकरण जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि गलत तरीके से ऐसा बताया जा रहा है कि सभी भारतीय नागरिकों को देश छोड़ने से पहले आईटीसीसी प्राप्त करना होगा। यह व्यवस्था केवल परिस्थिति विशेष में ही लागू होगी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कार्यकारी निदेशक और पूर्व मुख्य आर्थिक सलाहकार कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम ने दावा किया कि वर्ष 2047 तक भारत $55 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बन सकता है। उन्होंने जापान और चीन की तीव्र वृद्धि के साथ भारत की तुलना की, साथ ही औपचारिकता, उत्पादकता और नवाचार विकास को महत्वपूर्ण बताते हुए उन्होंने आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निजी ऋण के विस्तार पर भी बल दिया। भारतीय रिजर्व बैंक के कामकाज के 90 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में स्नातक स्तर पर RBI 90 क्विज लॉन्च किया गया है। राष्ट्रव्यापी इस प्रतियोगिता के अंतिम विजेता को 1 से 10 लाख तक की इनाम राशि दी जाएगी। राष्ट्रीय वित्तीय रिपोर्टिंग प्राधिकरण NFRA अगले सप्ताह भारतीय रिजर्व बैंक, सेबी, ICAI सहित प्रमुख वित्तीय नियामकों और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय के साथ बैठक करेगा। इस बैठक में ऑडिट 600 के संशोधित अंतर्राष्ट्रीय मानक को अपनाने के लिए चर्चा होने की संभावना। इसका मकसद ऑडिटरों पर निगरानी सख्त करना है। सरकार की ओर से इंफ्रास्ट्रक्चर पर अधिक जोर दिए जाने के कारण माइनिंग और कंस्ट्रक्शन उपकरण इंडस्ट्री के लिए 25,000 करोड़ रुपए के वार्षिक अवसर वित्त वर्ष 2030 तक उपलब्ध होंगे। ICRA की रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक MCE इंडस्ट्री में अगले 5 से 7 वर्षों में उपकरणों का स्थानीयकरण 50 से 70% तक पहुंच जाएगा। भारतीय रेलवे की ओर से यात्रियों की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए एडवांस वाटर लेवल मॉनिटरिंग सिस्टम को लॉन्च किया गया है। इस सिस्टम को ट्रायल आधार पर ब्रह्मपुत्र मेल एक्सप्रेस में लगाया गया। इसका सेंसर पानी के स्तर को 0.5% की सटीकता के साथ 1 से 5 मीटर के बीच नापता है। इससे लंबी दूरी की ट्रेनों में यात्रियों के लिए पानी की उपलब्धता सुनिश्चित होगी। पूरे देश में रक्षाबंधन के अवसर पर होने वाली बिक्री का आंकड़ा 12,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होने का अनुमान है। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स की एक रिपोर्ट में ये जानकारी दी गई है। रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय ग्राहक स्थानीय प्रोडक्ट्स को लेकर पहले की अपेक्षा काफी जागरूक हुए हैं और चीनी राखियों की अपेक्षा भारतीय राखियों को तरजीह दी गई है। फूड डिलीवरी प्लेटफॉर्म जोमेटो के शेयर में मंगलवार को 21 करोड़ शेयरों का सौदा हुआ है। इसकी वैल्यू करीब 5,438.5 करोड़ रुपए थी। ये ब्लॉक डील एंटफिन सिंगापुर की ओर से 258 रुपए प्रति शेयर के भाव पर किए जाने की संभावना है। एंटफिन सिंगापुर के पास जोमेटो में 4.24% की हिस्सेदारी थी। इसकी वैल्यू करीब 10,000 करोड़ रुपए की थी। और कारोबार जगत के बाद आप खबरें खेल जगत से हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स ट्रैक में। पैरालंपिक खेलों के लिए फ्रांस की राजधानी के सेंट डेनिस खेल गांव का आज से औपचारिक उद्घाटन किया जाएगा। पैरालंपिक खेलों में 160 देशों के 4,400 से ज्यादा एथलीट 22 खेलों में हिस्सा लेंगे। कुछ एथलीट खेल गांव भी पहुंच चुके हैं। भारत के रौनक दहिया ने जॉर्डन के अम्मान में चल रही अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में ग्रीको रोमन 110 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीता है। मौजूदा विश्व नंबर 2 रौनक ने कांस्य पदक मुकाबले में तुर्की के एमरुल्ला कैपकन को 6-1 से हराया। आईसीसी महिला T20 विश्व कप का आयोजन बांग्लादेश में नहीं किया जाएगा। आईसीसी ने महिला T20 विश्व कप बांग्लादेश से बाहर स्थानांतरित करने का फैसला किया है। आईसीसी के मौजूदा चेयरमैन ग्रेग बार्कले ने 30 नवंबर को अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद तीसरे कार्यकाल की दौड़ को खुद से अलग कर दिया है। अब आईसीसी के अगले चेयरमैन पद के लिए बीसीसीआई के सचिव जय शाह को लेकर अटकलें तेज हो गई है।
भारत की महिला क्रिकेट टीम के उप कप्तान स्मृति मंधाना महिलाओं की ताजा आईसीसी एक दिवसीय रैंकिंग में एक पायदान के सुधार के साथ तीसरे स्थान पर पहुंच गई हैं। स्मृति मंधाना के नाम 738 रेटिंग अंक है और वो वनडे प्रारूप में भारत की शीर्ष रैंकिंग वाली बल्लेबाज हैं। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने इस सूची में अपना 9वां स्थान बरकरार रखा है। खबरें अब फिल्म और ग्लैमर वर्ल्ड से, अंदाज होगा फटाफट। क्रिकेटर युवराज सिंह की बायोपिक का ऐलान हो चुका है। भूषण कुमार और रवि भगचंद का क्रिकेट के दिग्गज युवराज सिंह के असाधारण जीवन को बड़े पर्दे पर लाएंगे। युवराज सिंह ने बायोपिक बनने के बाद इंस्टाग्राम पर खुशी जाहिर की। क्राइम मिस्ट्री थ्रिलर से भरा करीना कपूर की अगली फिल्म द बकिंगम मर्डर्स का टीजर रिलीज हो चुका है। यह फिल्म इसी साल सितंबर में सिनेमाघरों में देगी दस्तक। अभिनेता के मेनन की वेब सीरीज मुर्शीद का ट्रेलर जारी हो गया है। इस वेब सीरीज में के मेनन एक गैंगस्टर की भूमिका में नजर आएंगे। कॉमेडी हॉरर फिल्म 3-2 का बॉक्स ऑफिस पर रिलीज के बाद शानदार सफर जारी है। फिल्म 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी है। अनन्या पांडे की नई सीरीज कॉल मी पे का ट्रेलर जारी किया गया। इसका निर्देशन कॉलिन डी कुन्हा ने किया है। करण जौहर इस सीरीज के निर्माता हैं। निर्देशक सुजीत सरकार ने कहा है कि महान फिल्म निर्माता सत्यजीत रे फिल्में यही सिखाती हैं कि बिना समझौते किए भी फिल्म बनाई जा सकती है, भले ही उसके पास साधन ना हो। एक्शन पैक थ्रिलर सीरीज तनाव सीजन 2 के साथ वापसी करने के लिए तैयार है। तनाव 2 का ट्रेलर जारी कर दिया गया। अपने पहले सीजन में इस सीरीज ने दुनिया भर के दर्शकों का ध्यान अपनी ओर खींचा था। नया सवेरा में आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं मिजाज मौसम की ओर। जानते हैं जानते हैं आपके राज्यों का मौसम का हाल। और इसी के साथ चलिए अब नया सफर में वक्त हो चुका है आप सभी से विदा लेने का। लेकिन जाने से पहले आपको छोड़ के जाएंगे कुछ खास झलकियों के साथ। और ये झलकियां हैं गुजरात से। गुजरात के मेघ मल्हार पर्व की झलकियों के साथ आपको छोड़े दिए जा रहे हैं। आप इन झलकियों का आनंद लीजिए इसी मनोकामना के साथ कि आपका दिन भी शुभ रहे। मुझे कृतिका और नया सवेरा की पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। नया सवेरा के प्रायोजक